मिथाइल सेलुलोज इज बल्क लेक्सेटिव और इसका एक्शन क्या है? इट इज प्यूरगेटिव, यानी एक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। अब ये काम किस तरह करती है? ये एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है और ये एजेंट्स जो होंगे दीज आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड इन द जीआईटी। अब जब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उसकी वजह से दे फॉर्म सॉफ्ट फीकल मास, और ये जो सॉफ्ट फीकल मास है ये गट के ऊपर लोड कॉज करेगा। उस लोड कॉज की वजह से गट जो है वो डिस्टेंड करेगी, और जब गट डिस्टेंड करेगी तो उसके अंदर जो पेरिस्टालसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह जो कॉन्स्टिपेशन है वो ट्रीट हो जाएगी। सो मेथाइल सेलुलोज इज यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एंड इट इज अ बल्क लेक्सेटिव। तो अगर जीआईटी के पेरिस्टालसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें डायरिया भी आ सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी आ सकता है। तो पहले डायरिया को देखते हैं। डायरिया किस वजह से हो सकता है? वायरस या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं, उन टॉक्सिन्स ने क्या कराया है? फ्लूइड का ओवरलोड कराया जिसकी वजह से डायरिया हो गया। या फिर पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उस माल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हुआ है? फ्लूइड का ओवरलोड हुआ है और पेशेंट को डायरिया हुआ है। या फिर हो सकता है कि पेशेंट को कोई डिजीज़ है या एंजाइटी है, और इस डिजीज और एंजाइटी की वजह से जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हुई है जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस जो है वो इंक्रीज हुई है, एंड देन फाइनली ही हैज़ द डायरिया। अब यहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं लोपरामाइड, लोपरामाइड के साथ डाइफिनॉक्सिलेट और डाइफिनॉक्सिलेट के साथ कोडीन। ये तीनों जो है ओपियाइड्स है, क्या करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिवेशन है इसको जाकर रिड्यूस करेंगे। किस तरह? यहाँ पर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, म्यू कैपा डेल्टा, ये इनमें से म्यू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। सो दे आर गोइंग टू ट्रीट द डायरिया, दे आर गोइंग टू कॉज द कॉन्स्टिपेशन। और अगर इनकी डोजेज एक्सेस हो जाए तो इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। किस तरह? विद द हेल्प ऑफ नैलोक्सोन। So naloxone is going to cause diarrhea, while loperamide, diphenoxylate and codeine are going to cause constipation. Peristalsis related जो second disorder है that is constipation, और constipation हमारे पास किस तरह हो सकती है? For example we have reduced fluid जिसकी वजह से डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या फिर पेशेंट जो है वो कोई ड्रग ले रहा है, उस ड्रग की वजह से पेरिस्टालसिस जो है वो डिक्रीज हो गई है। सो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज पेरिस्टालसिस द पेशेंट इज गोइंग टू हैव कॉन्स्टिपेशन। अब इसके ऊपर डिफरेंट ड्रग्स जो है वो हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन गिव बिसाकोडिल या बिसाकोडिल के साथ साथ सिना, विच आर कॉल्ड द स्टिमुलेंट लेक्सेटिव्स। ये क्या करेंगी? डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस को ट्रीट करेंगी, और इसके साथ साथ बिसाकोडिल और सिना क्या करेंगे? रिड्यूस फ्लूइड को भी ट्रीट करेंगी। हाँ, जो डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस है इसको हम एक और तरीके से भी डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव डोकुसेट या फिर लिक्विड पैराफिन विच आर कॉल्ड द लेक्सेटिव और द स्टूल सॉफ्टनर्स। तो ये क्या करेंगे? पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करेंगी। इसके अलावा जो रिड्यूस्ड फ्लूइड है इसको फिक्स करने के डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव ल्यूबिप्रोस्टोन। अब ये ल्यूबिप्रोस्टोन क्या है? दिस इज ClC2 ब्लॉकर, क्लोराइड चैनल ब्लॉकर है जिसकी वजह से फ्लूइड लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे और कॉन्स्टिपेशन जो है वो ट्रीट हो जाएगी। इसके अलावा रिड्यूस फ्लूइड को हम एक और तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज बाय द यूज ऑफ बल्क लेक्सेटिव्स। फॉर एग्जांपल बाय द यूज ऑफ मिथाइल सेलुलोज और फाइबर्स और इस्पगोल, दीज आर कॉल्ड बल्क लेक्सेटिव्स। और रिड्यूस फ्लूइड को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्टुलोज and by the use of macrogols. These are called the purgatives or the osmotic laxatives. Methyl cellulose के pharmacokinetics की बात करें, it is taken orally and it is not absorbed from the GI. Clinical use methyl cellulose का क्या होगा? It is used to treat the constipation. It is used if dietary fibers are inadequate, and methyl cellulose is also used in some bowel disorders, for example hemorrhoids, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी। सो IBS के कॉन्स्टिपेशन वाले फेज में हम मेथाइल सेलुलोज यूज़ करेंगे। इसके अलावा जब हमने मेथाइल सेलुलोज यूज़ किया है तो उसके साथ हमें फ्लूइड इंटेक को अच्छी तरह मेंटेन करना पड़ेगा टू प्रिवेंट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। वाई? बिकॉज इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एंड इट फॉर्म्स सॉफ्ट फीकल मास विच डिस्टेंड्स द गट। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स, मैथिल सेलुलोज की वजह से फ्लैचुलेंस होगा। सिस्टेमिक इफेक्ट्स जो है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन सही तरह नहीं होती। इसकी वजह से हाँ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है अगर हम फ्लूइड लेवल्स सही तरह मेंटेन ना करें।
तो अगर जीआईटी के पेरिस्टालसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया आ जाएगा, तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनको हम देकर कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन के लिए वी कैन यूज बिथेनिकोल। ये बिथेनिकोल क्या है? दिस इज कोलिनोमाइमेटिक और वी कैन से M1 रिसेप्टर एगनिस्ट। उसके अलावा नियोस्टिगमीन यूज कर सकते हैं विच इज कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। उसके अलावा कुछ हमारे पास डोपामीन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है जिसमें मीटोक्लोप्रोमाइड, डोम्पेरिडोन और प्रोक्लोर पैराजीन आ सकते हैं। उसके अलावा हम एक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं विच इज मैक्रोलाइड और इसे हम कहेंगे दिस इज एरिथ्रोमाइसिन। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स। उसमें फाइसिलियम, पोलीकार्बोफिल एंड मिथाइल सेलुलोज आ सकते हैं। फिर कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर स्टूल सॉफ्टनर्स। ये स्टूल सॉफ्टनर्स हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। इसमें ग्लिसरीन, डॉक्यूसेट, मिनरल ऑयल, लिक्विड पैराफिन और आर्किस ऑयल आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं। उन ऑस्मोटिक एजेंट्स में लैक्टुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, सॉर्बिटोल, सोडियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ सकते हैं। देन वी हैव अ ग्रुप ऑफ अनदर ड्रग्स जिसे हम कहेंगे स्टिमुलेंट्स। सो स्टिमुलेंट्स में एलोसिना, बिसाकोडेल, कस्कारा और कैस्टर ऑयल आ सकते हैं। इसके अलावा दो और ड्रग्स हैं, इन्हें हम कहते हैं लुबिप्रोस्टोन एंड लिनाक्लोटाइड। ये भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दीज आर क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स। ये क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करेंगे जिसे हम कहें CCl2 चैनल्स। उसके अलावा मिथाइल नाइट्राजोन और एल्वीमोपैम, दीज आर ओपियोइड रिसेप्टर एंटैगनिस्ट, यानी ये ओपियोइड रिसेप्टर एंटैगनिस्ट हैं। ये भी हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर एंटी डायरियल एजेंट्स। उसमें डाइफिनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड, ये हमारे पास ओपियोइड्स हैं। उसके अलावा काइलिन और पैक्टिन आ सकता है, बिस्मथ कंपाउंड, सबसिलिसाइलेट, सिट्रेट सॉल्ट्स। ये सारी ड्रग्स इन्हें हम कहते हैं दीज आर एंटी डायरियल एजेंट्स। तो ये तो सारी ड्रग्स थी कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके अलावा कुछ ड्रग्स देखते हैं जो डायरिया में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। अब इरिटेबल बावल सिंड्रोम में डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और पेन भी हो सकती है। सो IBS के लिए कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती है? सो अगर IBS में डायरिया है तो उसके लिए एलोसिट्रोन, और अगर IBS में कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें लुबिप्रोस्टोन और लिनाक्लोटाइड विच आर अगेन द क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स। और अगर IBS में पेन हो रही है तो उसमें TC एंटी डिप्रेसेंट्स, और TC एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ हम देंगे एंटीकोलिनर्जिक्स विच आर डाइसिक्लोमीन एंड हायोस्कमीन। इसके अलावा पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट में जो ड्रग्स आ सकती है उसमें पहली है पैंक्रिलाइपेज और दूसरी इसमें है पैंक्रियाटिन। और फाइनली बाइल एसिड थेरेपी फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स में आएगी उर्सोडायोल।